प्यारे बच्चों, आज मैं आपको उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत बताऊंगी। कल मैंने आपको माध्यमिक यौगिक सिद्धांत बताया था। आज मैं आपको अधिशोषण सिद्धांत बता रही हूँ। तो जो ये पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर है, उसमें हम अधिशोषण और अवशोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अधिशोषण क्या है। इसको कई बार मैंने बता दिया है। तो जो अधिशोषण की क्रिया होती है वो केवल पृष्ठ पर होती है। अधिशोषण की जो क्रिया होती है वो केवल पृष्ठ पर होती है, किसी भी सतह पर होती है, उसके पृष्ठ पर होती है अधिशोषण की क्रिया। और जो अवशोषण की क्रिया होती है वो पूरे पृष्ठ के अंदर होती है, पूरे पृष्ठ के अंदर होती है। अब मैं आपको उदाहरण के साथ इस अधिशोषण की क्रिया को बताऊंगी कि अधिशोषण क्या है। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर एक ये लाइन खींच रही हूँ और इसको मैं डस्टर की सहायता से मिटा रही हूँ। तो इस डस्टर की सतह पर जो ये कार्बन के कण हैं वो इसकी सतह पर इकट्ठे हो गए। ये जो कार्बन के कण हैं जो मैंने लिखा था उसको इस डस्टर की सहायता से मैंने मिटाया था, ये मिटाया। तो ये जो मैं काली पेन इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें जो कार्बन है वो इसकी सतह पर इकट्ठा हो गया। वो केवल सतह पर इकट्ठा होगा, वो इसके अंदर नहीं जाएंगे, वो कण इसके अंदर नहीं जाएंगे। अगर आप इसको किसी सतह पर जाकर के अगर आप इसको झाड़ें तो आपको कुछ कार्बन के कण आपको सतह पर दिखाई देंगे। ऐसे ही आपने स्कूल के, ये ब्लैक बोर्ड है, स्कूल का ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड में यदि चौक से लिखा जा रहा है, ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखा जा रहा है और उसको डस्टर की सहायता से वॉश किया जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है, तो इस डस्टर की सतह पर चौक के छोटे 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 कण जो कि देखने में सफेद हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। आपने अपने स्कूल के टीचर को बार बार डस्टर को झाड़ते हुए देखा होगा, उसको यूं यूं करते हुए देखा होगा। तो ये जो क्रिया हो रही है ये अधिशोषण की हो रही है, ये केवल सतह पर। अधिशोषण में जो कण होते हैं वो केवल सतह पर जाकर के इकट्ठे होते हैं और अवशोषण में जो कण होते हैं वो कण पूरे पृष्ठ पर जाकर पूरे पृष्ठ में चले जाते हैं और फैल जाते हैं। जैसे आप अपने सफेद कपड़ों पर नील लगाती हो तो आपने देखा होगा कि जो उसमें सफेद कपड़ा धोने के बाद कुछ हल्का सा पीलापन उसमें दिखाई पड़ता है। तो आप उसकी चमक को लाने के लिए और कपड़ा बहुत अच्छा दिखे उसके लिए आप क्या करती हैं कि उसको पानी में नील घोल करके आप सफेद कपड़ा उसमें डुबा देती हैं और उसके बाद कपड़े को निकाल करके निचोड़ के आप उसको सुखा के बहुत सुंदर बना लेती हैं और उस नील की जो चमक है वो उस कपड़े को और भी सुंदर बना देती है, सफेदी में चमक आ जाती है। तो इस समय क्या हुआ कि जो आपने किसी बर्तन में आपने नील, ये आपने पानी के साथ नील घोली और नील का पानी ये तैयार हो गया, उसमें आपने कपड़ा डाल दिया। तो कपड़े ने क्या किया, सफेद कपड़े ने, केवल सफेद कपड़े की मैं बात कर रही हूँ, तो पूरे का पूरा जो नील का पानी है वो सफेद कपड़े के अंदर चला जाएगा, अर्थात उसके अंदर वह नील का पानी अवशोषित हो जाएगा। तो ये क्रिया है आपके अवशोषण की। ऐसे ही आपने सोखता से स्याही को सोखा होगा, ब्लॉटिंग पेपर से आपने स्याही को सोखा है,
तो ये क्रिया जो है ये अवशोषण की है। तो आज मैं आपको यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इन दोनों में अंतर बताया, अब मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही हूँ, अधिशोषण सिद्धांत बता रही हूँ। तो अधिशोषण सिद्धांत ये विषमांगी उत्प्रेरकों के लिए लागू होता है। आपने विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में भी पढ़ा है। विषमांगी उत्प्रेरक के कारण जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो विषमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक पदार्थों, उत्प्रेरक और उत्पादों की जो अवस्था होती है, प्रावस्था होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। ये हो सकता है कि अभिकारक और उत्पाद एक प्रावस्था में हो, लेकिन जो कैटालिस्ट लिया गया है वो भिन्न प्रावस्था में होगा। और यदि कैटालिस्ट अभिकारक एक प्रावस्था में है तो बनने वाला जो उत्पाद है वो भिन्न प्रावस्था में होगा। तो इसका मतलब है कि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की जो अवस्था होती है विषमांगी उत्प्रेरण में वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण पर ही आधारित है। तो ये होता क्या है कि उत्प्रेरक क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है, रासायनिक अभिक्रिया को कम समय में संपन्न कर देता है और अभिक्रिया के अंत में जैसा लिया गया था वैसा ही हमको प्राप्त हो जाता है। तो उत्प्रेरक के मैंने एक आपको रासायनिक समीकरण बताई थी, ये है एथिलीन। एथिलीन में जब तक आप उत्प्रेरक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो एथेन बनने की जो गति है वो बहुत कम होगी, बहुत समय लेगी। अगर आप यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक ले लेंगे, ये निकेल उत्प्रेरक लेंगे और इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोजनीकरण कर देंगे, तो आप क्या देखेंगे कि इसके एथिलीन से एथेन बनने की गति तेज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये निकेल जो है, निकेल ने क्या किया, निकेल ये जो उत्प्रेरक है ये हाइड्रोजन के बीच में बंध को तोड़ने का काम करता है। बंध कमजोर हो गया तो ये एक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है, यहाँ पर बंध कमजोर हो गया, डबल बॉन्ड से एकल बंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और क्या होता है यहाँ पर कि जब हाइड्रोजन जो ये बंध कमजोर हुआ तो ये जाकर के क्या होगा कि जो CH2 इस प्रकार से ये क्या कर हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर एथेन का निर्माण हो जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि आपने निकेल नाम का जो पदार्थ है, जो तत्व है, उसने क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा दिया। पूर्व में अधिक था कि आप एथिलीन से एथेन बना रहे थे, बिना निकेल के हाइड्रोजन की उपस्थिति में बना रहे थे, तो निकेल उत्प्रेरक नहीं लिया था, बाद में आपने ले लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो गया और हमको कम समय में एथेन प्राप्त हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर ग्राफ की सहायता से बता रही हूँ। ये है आपका वाई अक्ष में, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष में आपने दिखाया है पोटेंशियल एनर्जी को, ये एनर्जी को दिखा रखा है, और यहाँ पर एक्स अक्ष में आपने ये रिएक्शन को दिखा रखा है, कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर माना रिएक्टेंट्स है, आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं या एक है आपके पास। तो जब ये विदाउट कैटालिस्ट, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान बिना कैटालिस्ट के यहाँ लिया गया, अनकैटालाइज्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना। यहाँ इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि कैटालिस्ट नहीं लिया गया है, ये रिएक्टेंट है। पहला जो ये ब्लैक कलर से मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर एक वक्र आपको दिखा रखा है, ग्राफ दिखा रखा है। तो यहाँ विदाउट कैटालिस्ट ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, एनर्जी और कोर्स ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो अनकैटालाइज्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमको जब प्राप्त होता है तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान होता है
वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए, ये पीक पर ये जो एनर्जी का मान है, सक्रियण ऊर्जा का जो मान है वो बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यही रिएक्टेंट्स जब कैटालिस्ट की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं और प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। पहले में आपने देखा प्रोडक्ट बना, और जो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन हमने दिखाई। अब देखिए, इस एनर्जी का मान कम हो गया है, ये रेड वाले ग्राफ से मैंने आपको दिखाया, और प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो ये कैटालिस्ट की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो गया है। तो ये एनर्जी कैटालाइज थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं, इन दोनों में आप देख रहे हैं, एक है आपके पास ये देखिए, ये टॉप में इसका जो टॉप देख रहे हैं, और ये घट करके देखिए ये नीचे आ गया है। इसका मतलब है तो E-A इतना अंतर आ गया है। ये दोनों का अलग अलग, ये एक ये है और दूसरा ये है, इन दोनों का आप अंतर देख सकते हैं कि कितना कम हो गई है एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक ये रिएक्टेंट्स हैं आपके अभिकारक हैं, अगर हमने उत्प्रेरक ले लिए तो उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण बढ़ जाता है। किसका विसरण बढ़ जाता है? अभिकारकों का विसरण। माने हुआ कि जो अभिकारक के जो अणु होते हैं वो सतह पर फैल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि अभिकारक अणुओं का, रिएक्टेंट्स का सांद्रण बढ़ जाता है, उनकी गति तेज हो जाती है, और उत्प्रेरक की सतह पर जो अभिकारक है उनका अधिशोषण हो जाता है। मैंने अधिशोषण की घटना बता दी, उनका अधिशोषण हो जाता है। अधिशोषण होने से क्या होता है कि उत्प्रेरक की सतह पर असंतुलित बल कार्य करने लगते हैं। जो उत्प्रेरक की सतह पर असंतुलित बल होते हैं वो तेजी से कार्य करने लगते हैं। अब क्या होता है इसके बाद? तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अधिशोषित अभिकारकों की जो उपस्थिति होती है, अधिशोषित अभिकारकों की जो उपस्थिति से उत्प्रेरक की सतह तथा अभिकारकों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अभिकारकों और किसमें कि उत्प्रेरक की सतह पर, माना आपने ये उत्प्रेरक लिया तो इसकी सतह पर तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव उत्पन्न होने से अभिकारक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे आप एथिलीन में देख रहे हैं कि निकेल ये सतह पर सक्रिय हो गया, इसने हाइड्रोजन की सतह पर आ गया, और इसने हाइड्रोजन के बंध को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। तो ऐसे ही क्या होता है कि अभिकारक की जो अभिकारकों और उत्प्रेरक के बीच में तनाव की स्थिति आ जाती है। तनाव की स्थिति आने से क्या होता है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं? रासायनिक बंध बनाने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये समझा दिया मैंने, हाइड्रोजन टूटा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, बंध CH2 का भी। ये CH2 भी क्या होगा कि जो निकेल नाम का उत्प्रेरक यहाँ पर लिया, हाइड्रोजन भी यहाँ हाइड्रोजन, ये बंध कमजोर हुआ, और जो CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है ये भी कमजोर पड़ा। तो ये दोनों ही इसकी सतह पर आकर के इकट्ठे हुए, तो अभिकारक और उत्प्रेरक की सतह पर तनाव पैदा हो जाता है। तनाव पैदा होने से उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता और अधिक हो जाती है, और अधिक हो जाने से रासायनिक बंध बनने शुरू हो जाते हैं। ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। अब होता क्या है कि जब उत्प्रेरक क्रियाशील हो जाता है तो उसके बाद मध्यवर्ती उत्पाद पैदा होता है। जैसे कल मैंने बताया था आपको, मैंने ए और बी अभिकारक लिए थे, तो बीच में मैंने आपको किसी ए को एक्स के साथ में किसी कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन बताई थी, तो AX बना था। तो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। मध्यवर्ती उत्पाद फिर क्या होता है कि उत्प्रेरक की सतह पर
जा करके निश्चित उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, और निश्चित उत्पाद जब प्राप्त होते हैं तो उनका अवशोषण हो जाता है, उनका शोषण हो जाता है, उनका शोषण हो जाता है और उत्प्रेरक बाहर निकल आता है। जैसे लिया गया था उसको, वैसे ही वो अभिक्रिया के अंत में हमको प्राप्त हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि माना आपके पास निकिल उत्प्रेरक है, तो इसकी मैं दिखा रही हूँ, ये दूसरा, इसे देखिए, निकिल निकिल आप देख रहे हैं, ये है, ये निकिल इस तरह से आपको दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो निकिल को हम दिखा रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे ये एक गुहा जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे निकिल में ये जो है, इसको हम कह देते हैं उठाव, या इसको हम कह देते हैं पीक, ये चोटी इसकी हम कहेंगे। और ये गुहा या इसका गड्ढा, या यहाँ पर हम इसको दरार भी कह सकते हैं, एक दरार सी आ जाती है। निकिल एक उत्प्रेरक है, उसकी आप दो स्थितियां देख रहे हैं, पीक की स्थिति भी देख रहे हैं, दरार भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये निकिल की मैं आपको सक्रियता के बारे में, जो निकिल उत्प्रेरक है उसकी सक्रियता के बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए, जो भी उत्प्रेरक होता है उसकी माना जाता है कि उसकी सतह पर दरारें पाई जाती हैं, या गड्ढे पाए जाते हैं, या गुहा पाई जाती है, कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब मध्यवर्ती उत्पाद बनता है वो अस्थाई होता है, अस्थाई अनस्टेबल होता है, उसकी स्थिति बहुत देर तक वैसी नहीं बनी रहती है। अब क्या होता है कि मध्यवर्ती उत्पाद बनते ही फिर क्या होता है कि उत्पाद अणुओं का अधिशोषण प्रारंभ हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, उत्पाद बन जाता है, और उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में जैसा था वैसा निकल आता है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको ये ग्राफ के माध्यम से मैंने ये एक जो एनर्जी है, ये यहाँ पर इस एनर्जी का मान है ये, और ये वाली एनर्जी का मान है ई डैश ए, इन दोनों के बारे में बता दिया कि उत्प्रेरक लेने से सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और काफी बढ़ जाता है, काफी जो है, जो अगर उत्प्रेरक लिया जाएगा तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, और बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा का मान काफी होता है। तो ये मैंने आज आपको अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा बता दिया। थैंक यू।